नमस्कार। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को टेस्ट के रूप में देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके लिए कुल 3 वाचन हुए थे, जिसमें जो तीसरा और अंतिम वाचन था वो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और इसके 12 दिन बाद यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? 4 दिए गए हैं, सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और विधि का शासन। आपको नीचे दिए गए कोट से चुन के बताना है कि इन चारों में से कौन ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, ब्रिटिश शासन से लिया गया है। देखिए, लोक सेवा आयोग तो कन्फर्म है ब्रिटिश शासन की ही देन है, विधि का शासन भी ब्रिटिश शासन की देन है और सचिवालय व्यवस्था, ये तीनों ब्रिटिश शासन की देन है। तो यानी 1, 2, 4 ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। संविधान की जो प्रस्तावना है वही भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? देखिए, घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन यही पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये अनुच्छेद 123 होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा उत्प्रेषण। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की रिटें जारी होती हैं, जिसमें एक रिट उत्प्रेषण भी होती है। उत्प्रेषण उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। उत्प्रेषण क्या होती है? उत्प्रेषण ये उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। और ये कब जारी की जाती है? अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो इसको जारी किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता में क्या सम्मिलित है? प्रेस की स्वतंत्रता में पहला है समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन, और सार्वजनिक मामलों की आलोचना। ये सभी प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित हैं। यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा, 1, 2 और 3। ओके, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कब तक? देखिए, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में ये प्रावधान किया गया है कि लोकहित और शांति व्यवस्था कायम रखने के आधार पर 3 माह से अधिक बिना सलाहकार बोर्ड की सलाह से किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 3 महीने तक अधिकतम। अगला है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निषेधक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का यह प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। ये तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 39D में ये है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। अस्पृश्यता उन्मूलन ये नहीं है, ये मूल अधिकार का हिस्सा है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, छुआछूत के अंत की। तो ये नीति निषेधक तत्व तो नहीं है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, नीचे 2 कूट दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। बताना है आपको। कथन क्या है? भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है, कारण संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे। आपको बताना है इसमें सही क्या है। देखिए, इसमें दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, इसमें ऑप्शन डी नहीं सही होगा। अनुच्छेद
सॉरी, ऑप्शन डी में वर्णित राष्ट्रपतीय पद्धति की जो सरकार है, ये भारतीय राजनीति की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकी शासन की विशेषता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत को राज्यों का एक समूह उसमें कहा गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हैं? अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। इसमें प्रधानमंत्री, 6 संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पढ़िए, सभी धन विधेयक के संबंधित हैं। तो इसमें देखिए, धन विधेयक तो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, बिल्कुल गलत। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। इसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें केवल एक सही होगा, पहला। पहला इसमें बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ओके, जबकि दूसरा इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? आय को असमानताओं को नहीं मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो प्रति व्यक्ति आय, ये आय की असमानताओं को नहीं मापता है। जबकि लारेंज वक्र, गिनी गुणांक और विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत, ये आय की असमानताओं को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है, यानी डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा, देखिए, निगम कर, ये डायरेक्ट टैक्स है। आय कर डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। जबकि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आते हैं। तो यानी ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2 और 3। अगला है, भारतवर्ष में सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर की गई थी। इसका केंद्रीय मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक है। ओके, अगला है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारापोर समिति ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित है, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान भुगतान संतुलन से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। भुगतान संतुलन किसे कहा जाता है? एक देश और शेष दुनिया के बीच हुए वित्तीय लेन देन के हिसाब को ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। ओके, अगला है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य और लागत आयोग कर दिया गया। कृषि मूल्य और लागत आयोग द्वारा ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? यह है खनिज और धातु व्यापार निगम। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, स्वाधार योजना किससे संबंधित है? स्वाधार योजना ये भारत में महिला बाल विकास विभाग द्वारा 2001-2 में शुरू की गई थी। ये कठिन परिस्थिति में महिलाओं की सहायता के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, क्रेता का बाजार कहलाता है जहां। क्रेता का बाजार उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा।
अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 1921 के वर्ष को जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च सर्वाधिक स्त्री साक्षरता पाई जाती है 87.9% इन चारों में। ओके। अगला है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो ये है केरल में। ऑप्शन सी सही होगा, केरल। केरल में 1000 पुरुषों पर कुल 1084 स्त्रियां हैं। ओके, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? वही प्रश्न है, केरल सही होगा इसमें। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? सोच के बताइए। देखिए, इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में है, बिहार के बाद पंजाब में है, फिर झारखंड और फिर उत्तराखंड। यानी बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है? नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जन्म पर नियंत्रण। ये माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम है प्रतिशत के रूप में? तो ये है बिहार में। बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो। आगे आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न सामान्य अध्ययन के टेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे। नमस्कार।